क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम हॉल में आपके दोस्त लॉग टेबल यूज कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि उसका यूज कौन से क्वेश्चन में करना है? क्या आपके टीचर्स भी बोलते थे कि मैथ्स पढ़ने की नहीं बल्कि सॉल्व करने की चीज है? या अगर बिहारी लहजे में बोलूं तो मैथ्स पढ़ने की नहीं बनाने की चीज है। अगर आपके साथ ये फर्स्ट सिनेरियो हो चुका है तो बहुत चांसेस है कि आप खुद को खराब स्टूडेंट की कैटेगरी में रखते होंगे। बट इन मोस्ट केसेस यहाँ स्टूडेंट वीक नहीं बल्कि उसको पढ़ाने का तरीका, एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का तरीका, दीज थिंग्स आर टू बी ब्लेम। कैसे? टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। ये आपके लिए तो फ्री है पर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे साइंस एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी है। और अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखकर आए हैं तो ये है वो 6th एंड मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। लेट्स रिवाइंड अ बिट। क्या आपके टीचर्स भी बोलते थे कि मैथ्स पढ़ने की नहीं बल्कि सॉल्व करने की चीज है? दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी बुक और ये टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शंस ऑन पेज 125। अब स्कूल्स में हमें मोस्टली बस ये बता दिया जाता है कि लॉग एक्स को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करने पर क्या वैल्यू आती है। ई यानी यूलर्स नंबर जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 है, उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है। और बस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार बोर्ड में आ चुका है। बुक्स में इतनी ब्यूटीफुली लॉग और एक्सपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है पर वो कोई पढ़ता ही नहीं। बस बुक खोलकर क्वेश्चंस करो क्योंकि मैथ्स में पढ़ने का कुछ नहीं, बस सॉल्व करो। आप सबने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में सुना होगा पर ये होता कैसे है किसी को नहीं पता। ई की वैल्यू 2.7 कैसे आई किसी को नहीं पता। क्या है पाई, ये कहाँ से आया किसी को नहीं पता। सब सिर्फ यही जान के सेटिस्फाइड है कि पाई इक्वल्स टू 22/7। मैथ्स और साइंस क्यूरियोसिटी इन्वोक करने वाली चीजें हैं पर जब इन सब्जेक्ट्स को इंग्लिश के अल्फाबेट्स जैसे रटाया जाता है तो वो साइंटिफिक टेम्पर जो डेवलप होना चाहिए था वो बस कॉम्पिटेंट रैट्स को क्रिएट करने का फॉर्मूला बन के रह जाता है। फिर सारे साइंस के स्टूडेंट्स जेईई और नीट की रैट रेस में लग जाते हैं। बेसिकली हम बचपन से ही स्टूडेंट्स को इंजीनियर या डॉक्टर बना देते हैं। हम बच्चों की क्यूरियोसिटी को मारकर उसे एक सेट पैटर्न पे चलना सिखा देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि मैथ्स और साइंस को स्टूडेंट्स के मन में क्यूरियोसिटी जगाने की एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला और थ्योरम्स रटने से शायद वो एक इंजीनियर तो बन जाएगा पर साइंटिफिक टेम्परामेंट जो लाइफ के लिए जरूरी है वो कभी नहीं डेवलप कर पाएगा। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अधिकतर मिडिल क्लास पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे 11th-12th में साइंस ले। 10th के बाद अगर गलती से अच्छे मार्क्स आ गए तो हर पेरेंट यही चाहता है कि उनका बच्चा साइंस ले और शर्मा जी का बेटा साइंस ही लेता है। उस टाइम साइंस लेके आर्ट्स वालों को देखकर हम ये समझने लगते हैं कि अब तो हम सुपीरियर हो गए। केमिस्ट्री लैब में जाकर लैब कोट पहन के ये सोचते हैं कि हमने क्या ही पा लिया। बच्चे ही नहीं बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स तक साइंस स्टूडेंट्स को ही सुपीरियर समझते हैं। कुछ साइंस के टीचर्स तो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को इस नजर से देखते हैं कि उनकी लाइफ तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। ऐसे लोग ये बात समझते ही नहीं कि जितनी मेहनत जेईई और नीट क्रैक करने में लगती है उतनी ही मेहनत सीए और सीएस बनने में भी लगती है। बहुत चांसेस है कि एक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट से ज्यादा अच्छी साइंटिफिक अप्रोच रखता हो और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी कर सकता हो। हम भारतीयों को ये समझना पड़ेगा कि रूल करने के लिए नेचुरल साइंसेज की अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा सोशल साइंस की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। साइंटिफिक एजुकेशन की एक और सबसे बड़ी कमी है जो यंग माइंड्स को डिमोटिवेट करता है, वो है लैक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। 1947 में आज़ादी के बाद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम मेनली गवर्नमेंट के अंडर था। इस दौरान हर सेक्टर की तरह R&D भी बहुत वीक रह गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो लोग R&D से दूर हो गए उनको तो छोड़ो, जो इस फील्ड में रहना चाहते थे उन्हें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली और फिर वो लोग बाहर जाने लगे। बट थैंकफुली आफ्टर लिबरलाइजेशन दिस सिनेरियो हैज स्टार्टेड चेंजिंग, स्पेशली इन द रिसेंट ईयर्स।
जब हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप ने गति पकड़ ली है। यहाँ एक बात समझने की है कि स्ट्रॉन्ग R&D फ्रेमवर्क के बिना आप बहुत लंबे समय तक एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस सपोर्ट के बिना R&D इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हो सकता। ये दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट है। होपफुली हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और अच्छा करेंगे और देश के एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में